मैं हूँ सीत और आप सुन रहे हैं सीत मिश्रा कहानी बोलेगी। आज मैं आपके लिए कृष्णचंद्र जी की एक कहानी लेकर आई हूँ। कृष्णचंद्र जी की कहानी का नाम है कालू भंगी। मैंने इससे पहले 1000 बार कालू भंगी के बारे में लिखना चाहा है, लेकिन मेरी कलम हर बार ये सोचकर रुक गई है कि कालू भंगी के संबंध में लिखा ही क्या जा सकता है। भिन्न भिन्न कोणों से मैंने उसके जीवन को देखने, परखने, समझने की कोशिश की है, लेकिन कहीं वो टेढ़ी रेखा दिखाई नहीं देती जिससे कोई दिलचस्प कहानी बन सके। दिलचस्प होना तो एक और, कोई सीधी सादी फीकी रूखी कहानी भी तो नहीं लिखी जा सकती कालू भंगी के बारे में। फिर न जाने क्या बात है, हर कहानी को आरंभ करते हुए मेरे मस्तिष्क में कालू भंगी आकर खड़ा हो जाता है और मुझसे मुस्कुराकर पूछता है, छोटे साहब, मुझ पर कहानी नहीं लिखोगे? कितने बरस हो गए तुम्हें लिखते हुए? 8 वर्ष। कितनी कहानियां लिखी तुमने? 60 और 2 62। इसमें क्या बुराई है छोटे साहब? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते? देखो, कब से मैं उस कहानी की प्रतीक्षा में खड़ा हूँ। तुम्हारे मस्तिष्क के एक कोने में एक समय से हाथ बांधे खड़ा हूँ छोटे साहब। मैं तो तुम्हारा पुराना सेवक हूँ कालू भंगी। आखिर तुम मेरे बारे में क्यों नहीं लिखते? और मैं कुछ उत्तर नहीं दे पाता। इतना सीधा सपाट जीवन रहा है कालू भंगी का कि मैं उसके संबंध में कुछ भी तो नहीं लिख सकता। ऐसा नहीं है कि मैं उसके बारे में कुछ लिखना नहीं चाहता। वास्तव में बहुत देर से मैं कालू भंगी के संबंध में लिखने पर विचार कर रहा हूँ, परंतु कभी लिख नहीं सका। 1000 कोशिशों के बावजूद नहीं लिख पाया। इसलिए आज तक कालू भंगी अपनी पुरानी झाड़ू लिए, अपने बड़े बड़े नंगे घुटने लिए, अपने फटे फटे खुरदुरे बेढंगे पांव लिए, अपनी सूखी टांगों पर उभरी दरिंदे लिए, अपनी कूल्हों की उभरी उभरी हड्डियां लिए, अपने भूखे पेट और उसकी सूखी चमड़ी की काली सलवटें लिए, अपनी मुरझाई हुई छाती, धूल से अटे बालों की झाड़ियां लिए, अपने सिकुड़े सुकड़े होठ, फैले फैले नथनों, झुर्रियों भरे गालों और अपनी आंखों के अंधकार में गड्ढों के ऊपर नंगी चिंदियां उभारे मेरे मस्तिष्क के कोने में खड़ा है। अब तक कई पात्र आए और अपनी जीवनियां बताकर चले गए, अपना महत्व जताकर चले गए। सुंदर स्त्रियां, सुंदर काल्पनिक मूर्तियां, शैतान के चेहरे इस मस्तिष्क के रंग रोगन से परिचित हुए। इसकी 4 दीवारी में अपने दीपक जलाकर चले गए, लेकिन कालू भंगी बराबर अपनी झाड़ू संभाले उसी तरह खड़ा रहा। उसने उस घर के भीतर आने वाले प्रत्येक पात्र को देखा, उसे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, प्रेम करते हुए, घृणा करते हुए, सोते हुए, जागते हुए, कहकहे लगाते हुए, व्याख्यान देते हुए, जीवन के हर रंग में, हर सतह पर, हर मंजिल में देखा। बचपन से बुढ़ापे और बुढ़ापे से मृत्यु तक उसने हर अपरिचित को इस घर के दरवाजे के भीतर झांकते हुए देखा और उसे भीतर आते देखकर उसके लिए रास्ता भी साफ कर दिया। वो स्वयं परे हट गया, एक भंगी की तरह हटकर खड़ा हो गया। यहाँ तक कि कथा आरंभ होकर समाप्त भी हो गई, यहाँ तक कि पात्र और दर्शक दोनों विदा हो गए, लेकिन कालू भंगी उसके बाद भी खड़ा है। अब केवल एक पग उसने आगे बढ़ा लिया है और मस्तिष्क के बीचों बीच आ गया है, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से देख लूं। उसकी नंगी चिंदियां चमक रही हैं, होठों पर एक मूक प्रश्न है। एक समय से मैं उसे देख रहा हूं, बस देख ही रहा हूं। समझ में नहीं आता क्या लिखूंगा इसके बारे में, लेकिन आज ये भूत नहीं मानेगा। इसे कई वर्षों तक टाला है, आज इसे विदा कर ही दो। मैं 7 वर्ष का था जब मैंने पहली बार कालू भंगी को देखा था।
उसके 20 वर्ष बाद जब वो मरा, मैंने उसे इसी हालत में देखा। कोई फर्क नहीं था। वही घुटने, वही पांव, वही रंगत, वही चेहरा, वही चिंदियां, वही टूटे हुए दांत, वही झाड़ू जो मालूम होता है कि वो माँ के पेट से उठाए चला आ रहा। कालू भंगी का झाड़ू उसके शरीर का एक अंग लगने लगी थी। वो प्रतिदिन रोगियों का मल मूत्र साफ करता, डिस्पेंसरी में फिनाइल छिड़कता, फिर डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब के बंगलों की सफाई का काम करता। कंपाउंडर साहब की बकरी को और डॉक्टर साहब की गाय को चराने के लिए वो जंगल ले जाता और दिन ढलते उन्हें वापस अस्पताल में ले आता और उन्हें थान पर बांधकर अपना खाना तैयार करता, उसे खाता और सो जाता। 20 वर्ष से मैंने उसे यही काम करते हुए देखा, प्रतिदिन, नियम पूर्वक। इस बीच में वो कभी एक दिन के लिए भी बीमार नहीं हुआ। ये बात आश्चर्यजनक अवश्य थी, लेकिन इतनी भी नहीं, केवल इसी के लिए ये कहानी लिखी जाए। खैर, ये कहानी तो जबरदस्ती लिखवाई जा रही है। 8 वर्ष से मैं इसे टालता रहा, लेकिन ये व्यक्ति नहीं मानता, जबरदस्ती मुझसे काम ले रहा है। ये अत्याचार मुझ पर भी है और आप पर भी। मुझ पर इसलिए कि मुझे लिखना पड़ रहा है, आप पर इसलिए कि आपको इसे पढ़ना पड़ रहा है। यद्यपि इसमें ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके लिए सिरदर्दी मोल ली जाए, लेकिन क्या किया जाए, कालू भंगी की मौन दृष्टि के भीतर एक ऐसा विनय निहित है, एक ऐसी विवश मूकता, ऐसी गहराई कि मुझे उसके बारे में लिखना पड़ रहा है। और लिखते लिखते ये भी सोचता हूँ कि उसके जीवन के संबंध में क्या लिखूंगा। कोई पहलू भी तो ऐसा नहीं जो दिलचस्प हो, कोई कोना ऐसा नहीं जो अंधकारमय हो, कोई कोण ऐसा नहीं जो चुंबक जैसा आकर्षण रखता हो। फिर ना जाने क्यों वो 8 वर्ष से बराबर मेरे मस्तिष्क में खड़ा है। इसमें उसकी हठधर्मी के अतिरिक्त और तो कुछ नजर नहीं आता। जब मैंने आंगी की कहानी में चांदनी के खलिहान सजाए और यरकानियत के रोमांचकारी कोण से संसार को देखा, उस समय भी ये यहीं खड़ा था। जब मैंने रोमांच के आगे पग बढ़ाए और हुस्न और हैवान की रंग बिरंगी दिशाएं देखता हुआ टूटे हुए तारों को छूने लगा, उस समय भी ये यहीं खड़ा था। जब मैंने बालकनी से झांककर अन्नदाताओं की निर्धनता देखी और पंजाब की धरती पर खून की नदियां बहती देखी और अपने वहशी होने का ज्ञान प्राप्त किया, उस समय भी ये मेरे मस्तिष्क के दरवाजे पर खड़ा रहा, चुपचाप, बिना हिले डुले। मगर अब ये अवश्य जाएगा, अब इसे जाना ही होगा। अब मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ। भगवान के लिए निरस फीकी सी कहानी आप भी सुन लीजिए, ताकि ये यहाँ से दूर दफन हो जाए और मुझे इसकी गंदी संगत से छुटकारा मिल जाए। यदि आज भी मैंने इसके बारे में ना लिखा और ना आपने इसे पढ़ा, तो ये 8 वर्ष बाद भी यहीं जमा रहेगा और संभव है कि जीवन भर यहीं खड़ा रहे। लेकिन परेशानी तो ये है कि इसके संबंध में लिखा क्या जा सकता है। कालू भंगी के माँ बाप भंगी थे और जहाँ तक मेरा विचार है इसके सब पूर्वज भंगी थे और सैकड़ों वर्ष से यही रहते चले आए थे, इसी तरह, इसी दशा में। फिर कालू भंगी ने शादी न की थी, उसने प्रेम न किया था। आश्चर्य तो ये है कि वो कभी अपने गांव से बाहर ही नहीं गया। वो दिन भर अपना काम करता, रात को सो जाता और प्रातः उठकर अपने काम में फिर से जुट जाता। बचपन से ही वो इसी प्रकार करता चला आया था। हाँ, कालू भंगी में एक बात अवश्य दिलचस्प थी और वो ये कि उसे अपनी नंगी चिंदियों पर किसी जानवर जैसे गाय या भैंस की जवा फिराने से बड़ा आनंद मिलता था। प्रायः दोपहर के समय मैंने उसे देखा कि नीले आकाश तले हरी घास के मखमल जैसे फर्श पर खुली धूप में वो अस्पताल के पास एक खेत की मेड़ पर उकड़ू बैठा है और गाय उसका सिर चाट रही है बार बार, और वो यही अपना सिर चटवाते चटवाते ऊँघ ऊँघ कर सो गया है। उसे इस प्रकार सोते देखकर मेरे हृदय में प्रसन्नता का एक विचित्र सा भाव उजागर होने लगता।
और विश्व के थके थके स्वप्नीले सौंदर्य का भ्रम होने लगता। मैंने अपने छोटे से जीवन में संसार की सुंदरतम स्त्रियां, नवजात कलियां, संसार के सुंदरतम दृश्य देखे हैं, लेकिन न जाने क्यों ऐसी सरलता, ऐसा सौंदर्य, ऐसी शांति किसी दृश्य में नहीं दिखी। जब मैं 7 साल का था और खेत बहुत बड़ा और विस्तृत दिखाई देता था, आकाश बहुत नीला, निर्मल और कालू भंगी की चिंदियां शीशे की तरह चमकती थी। गाय की जिह्वा धीरे धीरे उसकी चिंदियां चाटती हुई, जैसे उसे सहलाती हुई, कुसुर कुसुर का स्वप्न स्वर उत्पन्न करती जाती थी। जी चाहता था मैं भी उसी तरह उसका सिर घुटाकर उस गाय के नीचे बैठ जाऊं और उगता उगता सा सो जाऊं। एक बार मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की तो पिताजी ने मुझे बहुत पीटा, इतना पीटा और उससे अधिक कालू भंगी को पीटा। मैं भय के मारे चीखने लगा कि कालू भंगी उनकी ठोकरों से मर न जाए, लेकिन कालू भंगी को इतनी मार खाकर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो नियमानुसार झाड़ू देने के लिए हमारे बंगले में मौजूद था। कालू भंगी को जानवरों से बड़ा लगाव था। हमारे गाय तो उस पर जान छिड़कती थी और कंपाउंडर साहब की बकरी भी। यद्यपि बकरी बड़ी बेवफा होती है, नारी से भी अधिक, लेकिन कालू भंगी की बात और थी। उन दोनों पशुओं को पानी पिलाए तो कालू भंगी, चारा खिलाए तो कालू भंगी। वे उसके एक एक संकेत को इस प्रकार समझ जाती जैसे कोई व्यक्ति किसी मनुष्य के बच्चे की बातें समझता है। मैं कई बार कालू भंगी के पीछे गया हूँ। जंगल के रास्ते में वो उन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देता था, लेकिन फिर भी गाय और बकरी दोनों उसके कदम से कदम मिलाए चले जाते थे, जैसे 3 मित्र सैर करने निकले हो। रास्ते में गाय ने हरी घास देकर मुंह मारी तो बकरी भी झाड़ी से पत्तियां खाने लगी, और कालू भंगी है कि सुपुल तोड़ तोड़ कर खा रहा है और बकरी के मुंह में डाल रहा है, उसे स्वयं भी खा रहा है और आप बात कर रहा है, उससे भी बराबर बातें किए जा रहा है। और वे दोनों पशु भी गुर्रा कर, कभी कान फटफटाकर, कभी पांव हिलाकर, कभी दुम दबाकर, कभी नाचकर, कभी गाकर, हर प्रकार से उसकी बातों में हिस्सा ले रहे। अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि ये लोग क्या बातें करते थे। फिर कुछ क्षणों बाद कालू भंगी आगे आगे चलने लगता तो गाय भी चरना छोड़ देती और बकरी झाड़ी से परे हट जाती और कालू भंगी के साथ साथ चलने लगती। आगे कहीं छोटी सी नदी आती या कोई नन्हा सा चश्मा तो कालू भंगी वहीं बैठ जाता, बल्कि लेटकर वहीं चश्मे के अस्तर से अपने होठ मिला देता और पशुओं की तरह पानी पीने लगता। और उसी प्रकार वे दोनों पशु भी पानी पीने लगते, क्योंकि बेचारे मनुष्य तो थे नहीं कि होठों से पी सकते। उसके बाद यदि कालू भंगी घास पर लेट जाता तो बकरी भी उसकी टांगों के पास अपनी टांगें सिकोड़कर प्रार्थना करने के ढंग पर बैठ जाती, और गाय तो इस प्रकार उसके निकट बैठती कि मुझे मालूम होता कि वह कालू भंगी की पत्नी है और अभी अभी खाना पका कर उठी है। उसकी हर नज़र में और चेहरे के हर उतार चढ़ाव में एक शांतिपूर्ण गृहस्थ जीवन झलकने लगता, और जब वो जुगाली करने लगती तो मुझे मालूम होता जैसे कोई बड़ी सुघड़ पत्नी क्रोशिया लेकर कशीदाकारी कर रही है या कालू भंगी के लिए स्वेटर बुन रही है। इस गाय और बकरी के अतिरिक्त एक लंगड़ा कुत्ता भी था जो कालू भंगी का बड़ा घनिष्ठ मित्र था। वो लंगड़ा था, इस कारण ही अन्य कुत्तों के साथ अधिक चल फिर नच सकता था, और इसी कारण प्रायः अन्य कुत्तों से पिटता और भूखा रहता और घायल रहता। कालू भंगी प्रायः उसकी मरहम पट्टी और पालन पोषण में लगा रहता। कभी तो उसे साबुन से नहलाता, कभी उसकी चिचड़ियाँ दूर करता, कभी उसे मक्की की रोटी का सूखा टुकड़ा देता। लेकिन ये कुत्ता बड़ा स्वार्थी था। दिन में केवल 2 बार कालू से मिलता, दोपहर को और शाम को। खाना खाकर घाव पर मरहम लगवाकर फिर घूमने चल देता। कालू भंगी और लंगड़े कुत्ते की मुलाकात बड़ी संक्षिप्त होती, लेकिन बड़ी दिलचस्प।
मुझे तो वो कुत्ता एक आंख न भाता, लेकिन कालू भंगी उससे बड़े आदर से मिलता। उसके अतिरिक्त कालू भंगी का जंगल के हर पशु पक्षी से परिचय था। रास्ते में उसके पांव तले कोई कीड़ा आ जाता तो उसे उठाकर झाड़ी पर रख देता। कहीं कोई नेवला बोलने लगता तो उसकी बोली में उसका उत्तर देता। तीतर, रतगल्ला, गुलाटी, गुटारी, लाल चिड़ा, हर पक्षी की बोली वो जानता था। इस दृष्टि से वो राहुल सांकृत्यायन से भी बड़ा पंडित था। कम से कम मेरे जैसे 7 वर्ष के बालक की दृष्टि में तो वो मुझे अपने माता पिता से अच्छा मालूम होता था। और फिर वो मक्की का भुट्टा ऐसा मज़ेदार तैयार करता था और उसे इस तरह हल्की आंच पर भूनता जैसे वो वर्षों से उस भुट्टे को जानता हो। एक मित्र की तरह वो भुट्टे से बातें करता, इस नरमी और प्यार से उससे पेश आता जैसे वो भुट्टा उसका अपना संबंधी या सगा भाई हो। और लोग भी भुट्टा भूनते थे, लेकिन वो बात कहाँ, ऐसे कच्चे बेस्वाद और मामूली से भुट्टे होते थे कि वे उन्हें बस मक्की का भुट्टा ही कहा जा सकता था। लेकिन कालू भंगी के हाथों में पहुंचकर वही भुट्टा कुछ का कुछ हो जाता। और जब वो आग पर सेककर बिल्कुल तैयार हो जाता तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह साड़ी का जोड़ा पहने सुनहरा चमकता नजर आता। मेरे ख्याल में स्वयं भुट्टे को ये अनुमान हो जाता कि कालू उससे कितना प्रेम करता है, अन्यथा प्रेम के बिना उस निर्जीव वस्तु में उतनी सुंदरता कैसे उत्पन्न हो सकती थी। मुझे कालू भंगी के हाथ के सिके हुए भुट्टे खाने में बड़ा आनंद आता और मैं उन्हें मजे से छिप छिप कर खाता। एक बार पकड़ा गया तो बड़ी चुकाई हुई, बेचारा कालू भी पिटा। लेकिन दूसरे दिन वो फिर बंगले पर झाड़ू लिए उसी तरह हाजिर था। और बस कालू भंगी के संबंध में और कोई दिलचस्प बात याद नहीं आ रही। मैं बचपन से जवानी में आया और कालू भंगी वैसे का वैसा रहा। मेरे लिए अब वो कम दिलचस्प हो गया था, बल्कि यूं कहिए कि उसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी ना रही। हाँ, कभी कभी उसका व्यक्तित्व मुझे अपनी ओर खींचता। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था। मैं अध्यापन के लिए उससे प्रश्न करता और नोट लेने के लिए फाउंटेन पेन और पैड के साथ रख लेता। कालू भंगी, तुम्हारे जीवन में खास बात क्या है? कैसे छोटे साहब, कोई खास बात अजीब, अनोखी या नई? नहीं छोटे साहब, यहाँ तो निरीक्षण कोरा रहा। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम तनख्वाह लेकर क्या करते हो? तनख्वाह लेकर क्या करता हूँ? 8 रुपये मिलते हैं मुझे। वो फिर उंगलियों पर गिनने लगा। 4 रुपये का आटा लाता हूँ, 1 रुपये का नमक, 1 रुपये का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला। के 2 3 कितने रुपए हो गए छोटे साहब? 7 रुपये। हाँ, 7 रुपये। हर महीने 1 रुपये बनिए को देता हूँ, कपड़े सिलवाने के लिए उससे कर्ज लेता हूँ ना। साल में 2 जोड़े तो चाहिए साहब। और छोटे साहब, कहीं बड़े साहब 1 रुपया तनख्वाह में बढ़ा दे तो बस मज़ा आ जाए। वो कैसे? घी लाऊंगा 1 रुपये का और मक्की के पराठे खाऊंगा। कभी पराठे नहीं खाए मालिक, बड़ा जी चाहता है। अब बोलिए, इन 8 रुपयों पर कोई क्या कहानी लिखे? फिर जब मेरी शादी हो गई, जब रातें जवान और चमकीली होने लगती और निकट के जंगल से शहद और कस्तूरी जंगली गुलाब की लपटें आने लगती, हिरन चौकड़ियाँ भरते हुए दिखाई देते और तारे झुकते झुकते कानों में खुसर खुसर करने लगते, किसी के रसीले होठ आने वाले चुंबनों का ख्याल करके कांपने लगते। उस समय भी कालू भंगी के संबंध में कुछ लिखना चाहता था और पेंसिल कागज लेकर उसके पास जाता। कालू भंगी, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? नहीं छोटे साहब। क्यों? इस इलाके में मैं ही एक भंगी हूँ और दूर दूर तक कोई भंगी नहीं छोटे साहब।
फिर हमारी शादी कैसे होती। लीजिए, ये रास्ता भी बंद हुआ। तुम्हारा जी नहीं चाहता कालू भंगी? मैंने दोबारा उसे कुरेदने की कोशिश की। क्या साहब, प्रेम करने को जी चाहता है तुम्हारा? शायद किसी से प्रेम किया होगा तुमने, जब भी तुमने शादी तक नहीं की। प्रेम क्या होता है छोटे साहब? औरत से प्रेम करते हैं लोग। प्रेम प्रेम कैसे करते हैं साहब? शादी तो ज़रूर करते हैं सब लोग। बड़े लोग प्रेम भी करते होंगे छोटे साहब, लेकिन हमने नहीं सुना। वह जो कुछ आप कह रहे हैं। रही शादी की बात, तो मैंने आपको बता दी कैसे होती मेरी शादी। आप ही बताइए। हम क्या खाक बताएं? तुम्हें दुख नहीं होता कालू भंगी? किस बात का दुख छोटे साहब? हार कर मैंने उसके संबंध में लिखना छोड़ दिया। 8 वर्ष हुए कालू भंगी मर गया। वो जो कभी बीमार नहीं हुआ, अचानक ऐसा बीमार पड़ा कि फिर कभी खाट से न उठा। उसे अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। वो अलग वार्ड में रहता था। कंपाउंडर दूर से उसे होठ में दवा उड़ेल देता। एक चपरासी उसके लिए खाना रखाता। वो अपने बर्तन स्वयं साफ करता, अपना बिछौना स्वयं बिछाता, अपना मल मूत्र स्वयं साफ करता। जब वो मर गया तो उसकी लाश को पुलिस वालों ने ठिकाने लगा दिया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। वो हमारे यहाँ 20 वर्ष तक रहा, लेकिन हम कोई उसके संबंधी थोड़ी थे। इसलिए उसका अंतिम वेतन भी सरकार ने जब्त कर लिया, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। और जब वो मरा, उस दिन भी कोई विशेष बात न हुई। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी अस्पताल खुला। डॉक्टर ने नुस्खे लिखे, कंपाउंडर ने तैयार किया, रोगियों ने दवा ली और घर लौट गए। फिर रोज की तरह अस्पताल भी बंद हुआ और घर आकर हम सब ने आराम से खाना खाया, रेडियो सुना, लिया फोड़कर सो गए। प्रातः उठे तो पता चला कि पुलिस वालों ने दया भाव से कालू भंगी की लाश ठिकाने लगा दी। इस पर डॉक्टर साहब की गाय ने और कंपाउंडर साहब की बकरी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, न कुछ पिया, और वार्ड के बाहर खड़े खड़े बेकार चिल्लाती रही। पशुओं की जाति थी ना आखिर। अरे तू झाड़ू लेकर आ पहुंचा, आखिर तू चाहता क्या है बता? कालू भंगी अभी तक वहीं खड़ा है। क्यों भाई? अब तो मैंने सब कुछ लिख दिया। वो सब कुछ जो मैं तुम्हारे संबंध में जानता था, अभी यही खड़े परेशान कर रहे हो। भगवान के लिए चले जाओ। क्या मुझसे कुछ छूट गया है? कोई भूल हो गई है? तुम्हारा नाम कालू, पेशा भंगी, इस इलाके से कभी बाहर नहीं गए, विवाह नहीं किया, प्रेम नहीं किया, जीवन में कोई विशेष घटना नहीं घटी, कोई अचंभा नहीं। जैसे प्रेमिका के होठों में होता है, अपने बच्चे के प्यार में होता है, गालिब के काव्य में होता है, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम्हारे जीवन में। फिर मैं क्या लिखूं और क्या लिखूं? तुम्हारा वेतन 8 रुपए, 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए, और 1 रुपया बनिए का, 8 रुपए हो गए। लेकिन 8 रुपए में कहानी नहीं होती। आजकल तो 50-50, 100 में कहानी नहीं होती, लेकिन 8 रुपए में तो कोई कहानी हो ही नहीं सकती। फिर मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख सकता हूँ? अब खिलजी को ही लो, अस्पताल में कंपाउंडर है, 32 रुपए वेतन पाता है। पुरखाओं में निचले मध्यम वर्ग के माँ बाप मिले थे, जिन्होंने मिडिल तक पढ़ा दिया। फिर खिलजी ने कंपाउंड्री की परीक्षा पास कर ली। वो जवान है, उसके चेहरे पर रंग है। यह जवानी है, यह रंगत कुछ चाहती है। वो श्वेत लठ की सलवार पहन सकता है, कमीज पर कलफ लगा सकता है, बालों में सुगंधित तेल लगाकर कंघी कर सकता है। सरकार ने उसे रहने के लिए एक छोटा सा क्वार्टर दिया है। डॉक्टर चूक जाए तो फीस भी झाड़ लेता है और सुंदर रोगिणियों से प्रेम भी कर लेता है। वो नूरा और खिलजी की घटना तुम्हें याद होगी। नूरा बीता से आई थी, 16-17 वर्ष की अल्हड़ जवानी, 4 कोस से ही सिनेमा के रंगीन विज्ञापन की तरह नजर आती थी। बड़ी मूर्ख थी वो। अपने गांव के 2 नौजवानों का प्रेम पाए बैठी थी। जब नंबरदार का लड़का दिखाई दिया तो उसका मन उधर मुड़ने लगता, और वो कोई निश्चय ही नहीं कर पाती। अधिकतर लोग प्रेम को एकदम स्पष्ट और निश्चित मानते हैं, यद्यपि वास्तव में ये बिल्कुल अनिश्चित और असमंजस की हालत लिए होता है। अर्थात प्रेम उससे भी है, इससे भी है, और फिर शायद
कहीं नहीं है, और है भी तो ऐसा सामयिक कि इधर नज़र चुकी उधर प्रेम गायब। सच्चाई अवश्य होती है लेकिन स्थिरता नहीं होती, इसलिए तो नूरी कोई निश्चय न कर पाती। उसका हृदय नंबरदार के बेटे के लिए भी धड़कता और पटवारी की पूत के लिए भी। उसके होठ नंबरदार के बेटे के होठों से मिल जाने के लिए बेचैन हो उठते और पटवारी के पूत की बेटे के आंखों में आंखें डालते ही उसका हृदय ऐसे कांपने लगता है जैसे चारों ओर समंदर हो, चारों ओर लहरें हो और एक अकेली नाव हो और नाजुक सी पतवार हो और कोई ना हो। नाव डोलने लगे, हौले हौले डोलती जाए और नाजुक सी पतवार नाजुक से हाथों में मचलती चलती थमती जाए और श्वास रुकते रुकते रुक सी जाए और आंखें झुकती झुकती झुक सी जाएं और केश बिखरते बिखरते बिखर से जाएं और लहरें घूम घूम कर घूमती हुई मालूम हो और बड़े बड़े दायरे फैलते फैलते फैल जाएं और फिर चारों ओर सन्नाटा फैल जाए और एक हृदय एकदम धक से रह जाए और कोई अपनी बाहों में भींच ले। हाय, पटवारी के बेटे को देखने से ऐसी ही हालत होती है नूरा की, और वो कोई निश्चय न कर पाती। नंबरदार का बेटा, पटवारी का बेटा, पटवारी का बेटा, नंबरदार का बेटा। वो दोनों को वचन दे चुकी थी, दोनों से शादी करने का इकरार कर चुकी थी, दोनों पर मर मिटी थी। परिणाम ये हुआ कि वे आपस में लड़ते लड़ते लहू लुहान हो गए और जवानी का बहुत सा लहू रंगों से निकल गया। तो उन्हें अपनी मूर्खता पर बहुत क्रोध आया और पहले नंबरदार का बेटा नूरा के पास पहुंचा और अपनी छुरी से उसका वध करना चाहा। नूरा की भुजा पर घाव किए। फिर पटवारी का पूत आया, उसने उसकी जान लेनी चाही और नूरा के पांव पर घाव आए, परंतु वो बच गई क्योंकि वो समय पर अस्पताल लाई गई और यहाँ उसकी चिकित्सा शुरू हो गई। आखिर अस्पताल वाले भी मनुष्य होते हैं। सुंदरता दिलों पर प्रभाव डालती है इंजेक्शन की तरह। उसका थोड़ा बहुत प्रभाव अवश्य होता है, किसी पर कम किसी पर अधिक। डॉक्टर साहब पर कम था, कंपाउंडर पर अधिक। खिलजी नूरा की सेवा में तन मन से लगा रहा। नूरा ने पहले बेगमा से फिर रेशमा और रेशमा से पहले जानकी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो खिलजी के असफल प्रेम थे क्योंकि वे औरतें ब्याही थी। रेशमा के तो एक बच्चा भी था। बच्चे के अतिरिक्त माता पिता थे और पति था और पतियों की दुश्मन नजरें थीं और जैसे खिलजी की छाती में घुसकर उसकी आकांक्षाओं के अंतिम कोने तक पहुंच जाना चाहती थी। खिलजी क्या कर सकता था? विवश रह जाता। उसने बेगमा से प्रेम किया, रेशमा और जानकी से भी। वो प्रतिदिन बेगमा के भाई को मिठाई खिलाता था, रेशमा के नन्हे से बेटे को दिन भर उठाए फिरता। जानकी को फूलों से बड़ा प्रेम था तो वो दिन भर प्रातः उठकर प्रतिदिन मुंह अंधेरे जंगल चला जाता और सुंदर फूलों के गुच्छे तोड़कर उसके लिए ले आता। सर्वोत्तम औषधियाँ, सर्वोत्तम खाने, सर्वोत्तम देखभाल। लेकिन समय आने पर जब बेगमा अच्छी हुई तो रोते रोते अपने पति के साथ चली गई और जब रेशमा अच्छी हुई तो वो अपने बेटी को लेकर चली गई और जानकी अच्छी हुई तो चलते समय उसने खिलजी के दिए हुए फूल अपनी छाती से लगाए और उसकी आंखें भर आई और उसने अपने पति का हाथ थाम लिया और चलते चलते घाटी की ओट में गायब हो गई। घाटी के अंतिम छोर पर पहुंचकर उसने मुड़कर खिलजी की ओर देखा और खिलजी मुंह फेरकर वाट के सहारे दीवार से लगकर रोने लगा। रेशमा के विदा होते समय भी वो उसी प्रकार रोया, बेगमा के जाते समय भी वो उसी प्रकार उसी दुख से वशीभूत होकर रोता रहा। लेकिन खिलजी के लिए न रेशमा रुकी, न बेगमा, न जानकी। और अब कितने वर्षों बाद नूरा आई थी और उसका हृदय उसी प्रकार धड़कने लगा और ये धड़कन दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती थी। शुरू में तो नूरा की हालत बुरी थी, उसका बचना कठिन था, लेकिन खिलजी की अनखत कोशिशों से घाव भरते चले गए। पीप कम होती चली गई, दुर्गंध कम होती चली गई, सूजन गायब होती गई। नूरा की आंखों में चमक, उसके सफ़ेद चेहरे पर स्वास्थ्य की लालिमा आती गई और जिस दिन खिलजी ने उसकी बाहों की पट्टी उतारी तो नूरा विनय भाव के वशीभूत होकर उसी की छाती से लगकर रोने लगी
और जब उसके पाँव की पट्टी उतारी तो उसने अपने हाथ और पाँव में मेहंदी रचाई और आंखों में काजल लगाया, बालों की लटें संवारी, तो खिलजी का हृदय प्रसन्नता से चौकड़ियां भरने लगा। नूरा खिलजी को दिल दे बैठी। उसने खिलजी से शादी का वायदा किया। नंबरदार का बेटा और पटवारी का बेटा दोनों बारी बारी कई बार उसे देखने के लिए, उसे क्षमा मांगने के लिए, उससे शादी का वचन लेने के लिए अस्पताल आए और नूरा उन्हें देखकर हर बार घबरा कर कांपने लगती, मुड़ मुड़ कर देखने लगती और उस समय तक उसे चैन न पड़ता जब तक कि वे लोग चले न जाते और खिलजी उसके हाथ को अपने हाथ में न ले लेता। और जब वो बिल्कुल अच्छी हो गई तो सारा गांव, उसका अपना गांव, उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव की छोरी अच्छी हो गई थी, डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब की कृपा से, और नूरा के माँ बाप बिछे जाते थे। आज तो नंबरदार भी आया था और पटवारी भी, वे दोनों मूर्ख लड़के भी, जो अब नूरा को देख देख कर अपने किए पर पछता रहे थे। और फिर नूरा ने अपनी माँ का सहारा लिया और काजल में तैरती हुई डबडबाई आंखों से खिलजी की ओर देखा और चुपचाप अपने गांव चली गई। सारा गांव उसे लेने आया और उसने कदमों के पीछे पीछे नंबरदार के बेटे और पटवारी के बेटे के कदम थे, और ये कदम और दूसरे कदम और दूसरे कदम और सैकड़ों कदम जो नूरा के साथ चल रहे थे, खिलजी की छाती की घाटी पर से गुजरते गए और पीछे एक धुंधला धूल से अटा हुआ मार्ग छोड़ गए और कोई वार्ड की दीवार के साथ लगकर सिसकियां लेने लगा। बड़ा सुंदर रोमांच भरा जीवन था। खिलजी 32 रुपया वेतन पाता था, 15-20 रुपया ऊपर से कमा लेता था। खिलजी जो जवान था, जो प्रेम करता था, जो एक छोटे से बंगले में रहता था, जो अच्छे लेखकों की कहानियाँ पढ़ता था और प्रेम में रोता था। कैसा दिलचस्प, रोमांच और प्रसन्नता से भरा जीवन था खिलजी का। लेकिन कालू भंगी के संबंध में मैं कह क्या सकता हूँ, सिवाय इसके कि कालू भंगी ने बेगमा की लहू और पीप से भरी हुई पट्टियां धोई। कालू भंगी ने बेगमा का मलमूत्र साफ किया। कालू भंगी ने रेशमा की गंदी पट्टियां साफ की। कालू भंगी रेशमा की बेटे को मक्की के भुट्टे खिलाता था। कालू भंगी ने जानकी की गंदी पट्टियां धोई और प्रतिदिन उसके कमरे में फिनाइल छिड़कता था और शाम से पहले वार्ड की खिड़की बंद करता और अंगीठी में लकड़ियां जलाता ताकि जानकी को शीत न लगे। कालू भंगी नूरा का पखाना उठाता था 3 मास 10 दिन तक। कालू भंगी ने रेशमा को जाते हुए देखा, उसने जानकी को जाते हुए देखा, उसने नूरा को जाते हुए देखा, लेकिन कभी दीवार से लगकर नहीं रोआ। वो पहले तो कुछ क्षणों के लिए हैरान हो जाता, फिर उसी आश्चर्य से अपना सिर खुजाता और जब कोई बात उसे समझ में ना आती तो वो अस्पताल के नीचे खेतों में चला जाता और गाय से अपनी चिंदियां चटवाने लगता। परंतु इसका वर्णन तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, फिर और क्या लिखूं तुम्हारे बारे में कालू भंगी। सब कुछ तो कह दिया जो कहना था। जो कुछ तुम थे, जो कुछ तुम रहे हो। तुम्हारा वेतन 32 रुपया होता, तुम मिडिल पास या फेल होते, तुम्हें विरासत में कुछ सभ्यता, संस्कृति, कुछ थोड़ा सा मानव उल्लास, कुछ उल्लास का शिखर मिला होता तो मैं तुम्हारे संबंध में कोई कहानी लिखता। अब तुम्हारे 8 रुपए में मैं क्या कहानी लिखूं? हर बार उन 8 रुपयों को उलट फेर कर देता हूँ। 4 रुपए का आटा, 1 रुपए का नमक, 1 रुपए का तंबाकू, 8 आने की चाय, 4 आने का गुड़, 4 आने का मसाला, 7 रुपए और 1 रुपया बनिए का 8 रुपए हो गए। कालू भंगी तुम्हारी कहानी कैसे बनेगी? तुम्हारी कहानी मुझसे न लिखी जाएगी। चले जाओ। देखो मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चले जाओ। लेकिन ये मनहूस अभी तक यहीं खड़ा है, अपने पीले पीले गंदे दांत निकाले अपनी फूटी हंसी हंस रहा है। तू ऐसे नहीं जाएगा। अच्छा भाई, अब मैं फिर अपनी स्मृतियों की राख को रेतता हूँ। शायद तेरे लिए अब मुझे 32 रुपयों से नीचे उतरना पड़ेगा और बख्तियार चपरासी का सहारा लेना पड़ेगा। बख्तियार चपरासी को 15 रुपये वेतन मिलता है और जब कभी वो डॉक्टर या कंपाउंडर या वैक्सीनेटर के साथ दौरे पर जाता है तो उसे डबल भत्ता और सफ़र खर्च भी मिलता है। फिर गांव में उसकी अपनी ज़मीन भी है, एक छोटा सा मकान भी है,
जिसके 3 ओर चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं और एक सुंदर सा बगीचा है जो उसकी पत्नी ने लगाया है। उसमें उसने कड़म का साग बोया है और पालक, मूली, सलजम, हरी मिर्चें, बड़ी झल्लें, कद्दू, जो गर्मियों की धूप में सुखाए जाते हैं और सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है हरियाली मर जाती है तो खाए जाते हैं। बख्तियार की पत्नी ये सब कुछ जानती है। बख्तियार के 3 बच्चे हैं। उसकी बूढ़ी माँ है जो सदैव बहू से झगड़ा करती है। एक बार बख्तियार की माँ ने अपनी बहू से झगड़ा करके अपने घर चली गई थी। उस दिन आकाश पर गहरे बादल छाए हुए थे। मारे पाले के दांत बज रहे थे। घर से बख्तियार का बड़ा लड़का अम्मा के साथ दादी के चले जाने की सूचना लेकर दौड़ता दौड़ता अस्पताल आया। बख्तियार उसी समय अपनी माँ को वापस लाने के लिए कालू भंगी को लेकर चल पड़ा। वे दिन भर उसे जंगल में ढूंढते रहे। वो और कालू भंगी और बख्तियार के साथ उसकी पत्नी बहू अपने किए पर पछता रही थी। अपनी सास को ऊंची आवाज़ देने के साथ साथ रोती जाती थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे और सर्दी से हाथ पांव सुन्न हुए जाते थे। पांव तले चीड़ के सूखे झूमर फिसले जाते थे। फिर वर्षा शुरू हो गई, बर्फ पड़ने लगी और फिर चारों ओर गहरी चुप्पी छा गई और जैसे एक गहरे मृत्यु ने अपने दरवाजे खोल दिए हों और बर्फ की परियों को पंक्ति में बाहर धरती पर भेज दिया हो। बर्फ के गोले धरती पर गिरते गए। मौन, शांत, सफेद मखमल घाटियां वादियों और चोटियों पर फैल गई। अम्मा! बख्तियार की पत्नी जोर से चिल्लाई। अम्मा! बख्तियार चिल्लाया। अम्मा! कालू भंगी ने आवाज दी। जंगल गूंज कर मौन हो गया। फिर कालू भंगी ने कहा, मेरा ख्याल है वो नक्कर गई होगी तुम्हारे मामू के पास। नक्कर से 2 कोस इधर उन्हें बख्तियार की अम्मा मिली। बर्फ गिर रही थी और वो चली जा रही थी। गिरती, पड़ती, लुढ़कती, थमती, हाफती, कांपती, आगे बढ़ती चली जा रही थी। और जब बख्तियार ने उन्हें पकड़ा तो एक क्षण के लिए उसने प्रतिरोध किया। फिर वो उसकी बाह पर गिरकर मूर्छित हो गई और बख्तियार की पत्नी ने उन्हें थाम लिया और रास्ते भर उसे बारी बारी से उठाते चले आए, बख्तियार और कालू भंगी। और जब लोग वापस घर पहुंचे तो बिल्कुल अंधेरा हो चुका था और उन्हें वापस आते देख बच्चे रोने लगे। कालू भंगी एक ओर खड़ा हो गया और अपना सिर खुजाने लगा, इधर उधर देखने लगा। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और वहाँ से चला आया। हाँ, बख्तियार के जीवन में भी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी सुंदर कहानियाँ। लेकिन कालू भंगी, मैं तुम्हारे बारे में क्या लिख सकता हूँ? मैं अस्पताल के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिख सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे संबंध में इतना कुछ कुरेदने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या किया जाए। भगवान के लिए अब तो चले जाओ, बहुत सता लिया तुमने। लेकिन मुझे मालूम है ये जाएगा नहीं। इसी प्रकार मेरे मस्तिष्क पर सवार रहेगा और मेरी कहानियों में अपनी गंदी झाड़ू लिए खड़ा रहेगा। अब मैं समझता हूं तू क्या चाहता है। तू वो कहानी सुनना चाहता है ना जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन हो सकती थी। मैं तेरे पांव से आरंभ करता हूं। सुन, तू चाहता है ना कि कोई तेरे गंदे खुरदुरे पांव धो डाले, धो धोकर उससे गंदगी दूर करे, उनकी बीमारियों पर मरहम लगाए। तू चाहता है तेरे घुटनों की उभरी हुई हड्डियां मांस में छिप जाएं, तेरी जांघों में कठोरता और बल आ जाए, तेरे पेट की मुरझाई हुई सलवटें गायब हो जाएं, तेरी कमजोर छाती के धूल से अटे हुए बाल गायब हो जाएं। तू चाहता है कोई तेरे होठों में रस डाल दे, उन्हें वाक शक्ति प्रदान करे, तेरी आंखों में चमक डाल दे, तेरे गालों में लहू भर दे, तेरी चिंदियों को घने बालों में ढक दे, तुझे साफ सुथरे वस्त्र दे दे, तेरे इर्द गिर्द एक छोटी सी 4 दीवारी खड़ी कर दे, सुंदर, स्वच्छ, उसमें तेरी पत्नी राज करे, तेरे बच्चे कहकहे लगाएं,
जो कुछ तू चाहता है वो मैं नहीं कर सकता। मैं तेरे टूटे फूटे दांतों की हंसी पहचानता हूँ। जब तू गाय से अपना सिर चटवाता है तो मुझे मालूम होता है कि तू अपनी कल्पना में अपनी पत्नी को देखता है, जो तेरे बालों में अपनी उंगलियां फेर कर तेरा सिर सहलाती है, यहाँ तक कि तेरी आंखें बंद हो जाती हैं, तेरा सिर झुक जाता है और तू उसकी कृपालु गोद में सो जाता है। और जब तू मेरे लिए आग पर धीरे धीरे भुट्टा सेकता है और मुझे जिस प्रेम और स्नेह से वो भुट्टा खिलाता है, तो अपने मस्तिष्क की गहराई में उस नन्हे बच्चे को देख रहा होता है जो तेरा बेटा नहीं है, जो अभी नहीं आया, जो तेरे जीवन में कभी नहीं आएगा, लेकिन जिससे तूने एक बाप की तरह प्रेम किया है। तूने उसे गोदी में खिलाया है, उसका मुंह चूमा है, उसे अपने कंधे पर बिठाकर संसार भर में घुमाया है। देख लो, ये मेरा बेटा है, ये है मेरा। और जब ये सब तुझे कुछ करने को नहीं मिला तो तू सबसे अलग होकर खड़ा हो गया और आश्चर्य से अपना सिर खुजाने लगा। तेरी उंगलियां आप ही आप गिनने लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 रुपए। मैं तेरी वो कहानी जानता हूँ जो हो सकती थी लेकिन हो न सकी, क्योंकि मैं कहानीकार हूँ। मैं एक नई कहानी गढ़ सकता हूँ, एक नया मनुष्य गढ़ नहीं सकता। उसके लिए मैं अकेला काफ़ी नहीं हूँ। इसके लिए कहानीकार और उसका पढ़ने वाला और डॉक्टर और कंपाउंडर और बख्तियार, गांव के पटवारी, नंबरदार, दुकानदार, शासक, राजनीतिज्ञ, मजदूर, खेतों में काम करने वाले किसान, प्रत्येक व्यक्ति की लाखों करोड़ अरबों व्यक्तियों की इकट्ठी सहायता चाहिए। मैं अकेला विवश हूँ, कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब तक हम सब मिलकर एक दूसरे की सहायता न करेंगे ये काम न होगा। और तू इस प्रकार अपनी झाड़ू लिए मेरे मस्तिष्क के दरवाजे पर खड़ा रहेगा और मैं कोई महान कहानी न लिख सकूंगा जिसमें मानव आत्मा का पूर्ण उल्लास झलक उठे, और कोई बीमार महान भवन न बना सकेगा जिसमें हमारी जाति की महानता अपने शिखरों को छू ले, और कोई ऐसा गीत न गा सकेगा जिसकी गहराइयों में विश्व का सारा रहस्य झलक झलक आए। ये भरपूर जीवन संभव नहीं जब तक तू झाड़ू लिए यहाँ खड़ा है। अच्छा है, खड़ा रहे, फिर शायद कभी वो दिन आए कि कोई तुझसे तेरी झाड़ू छुड़ा दे और तेरे हाथों को नरमी से थाम कर इंद्रधनुष के उस पार ले जाए। कि कृष्णचंद्र जी की कहानी थी, उनकी प्रिय कहानियों की किताब से ये कहानी ली गई है। और कृष्णचंद्र जी अपने दौर के बहुत ही सफल लेखक माने गए। वो हिंदी उर्दू दोनों ही भाषाओं में लिखते रहे और बखूबी लिखते रहे। उन्होंने भारत विभाजन के बाद हिंदी में लिखना शुरू किया था और शुरुआत उर्दू से की थी। उन्होंने बहुत सारी कहानियां कश्मीर पृष्ठभूमि पर लिखी हैं। उन्होंने 30 से अधिक कहानियों का संग्रह, उनकी 20 उपन्यास, अनेक रेडियो नाटक और हिंदी फिल्मों की पटकथाएं भी लिखी। ये कालूभंगी कहानी मेरे बड़े करीब थी, इसलिए मैंने इसका पाठ किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर सुनिए, ज़रूर सुनिए।